जय हिंद दोस्तों। मैं आपके अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से जो है एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लेता है। उस टॉपिक का नाम है गवर्नर और वायसराय। तो हम चलते हैं अपने वीडियो पर। यहाँ देख सकते हैं आप, पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे जो है, पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, और भारत के गवर्नर जनरल। यहाँ पहले पार्ट में इन सभी को देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम वायसराय को देखेंगे। तो ये इसमें पूछ लेता है कि जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, बंगाल के गवर्नर जनरल। इसमें आपको जो कन्फ्यूजन रहता है, इस वीडियो में आप सभी को ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये देखिए, पहला जो है हमारा बंगाल का गवर्नर जो है, पहला बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, जिसका जो है शासनकाल आप यहाँ देख सकते हैं। ये 1757 से 60 के बीच में जो है बंगाल का गवर्नर बना। फिर उसके बाद ये चला गया जो है लंदन। फिर उसके बाद ये आया गवर्नर जनरल बनकर जो है 1765 से 1767 में। ये 1765 से 1767 तक रहा, जब जो है ये इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि जो है रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई, क्योंकि जो है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर के युद्ध के बाद जो है क्लाइव ने दो संधियाँ की, जिसमें पहली संधि इलाहाबाद की प्रथम संधि और दूसरी संधि इलाहाबाद की द्वितीय संधि। पहली इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इस संधि में जो है शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के मध्य जो है हुआ था। ये संधि शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के मध्य में हुआ था, और इसमें जो है ये कहा गया कि मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और इलाहाबाद की दूसरी संधि में 16 अगस्त 1765 में ये कहा गया कि कंपनी को 50 लाख रुपए एवं चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुए। और इसमें दूसरा पॉइंट था कि जो है अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो है रॉबर्ट क्लाइव ने दो संधियाँ की, जिसमें से जो है एक इलाहाबाद की 12 अगस्त 1765 की संधि हुई और एक 16 अगस्त 1765 की संधि हुई। और यहाँ आप देख सकते हैं जो है, अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। इसमें जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था, और जो है यहाँ से मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय था। ये पूछ लेता है कि बक्सर के युद्ध के समय जो है मुगल बादशाह कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। और यहाँ आप देख सकते हैं प्लासी का युद्ध किसके समय में हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच और जो है क्लाइव के बीच हुआ था। यानी कि प्लासी का युद्ध जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। ये जो है पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेता है कि जो है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बंगाल का गवर्नर तब रॉबर्ट क्लाइव था। तो अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ जो है, अगला पॉइंट है हमारा द्वैत शासन का प्रारंभ। यानी कि इसने जो है द्वैत शासन का प्रारंभ किया। द्वैत शासन क्या होता है, आप देख सकते हैं, अपने घर में ही देख सकते हैं। द्वैत शासन, आपके मम्मी या पापा जो होते हैं, आपकी मम्मी जो घर की सभी कार्यों को देखती हैं, और आपके पिता जो है बाहर के सभी कार्यों को देखते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि शासन के रूप में हम देखें तो जो है यहाँ अंग्रेज़ों ने द्वैत शासन लगाया था, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो द्वैत शासन प्रारंभ किया था वो इसी प्रकार का था। यानी कि सब राजस्व का काम जो है अंग्रेज देखते थे, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव देखता था, और जो है शासन व्यवस्था जो है बंगाल के नवाब देखते थे। तो द्वैत शासन यही होता है कि जो है मतलब एक स्थान पर जब दो लोगों का शासन हो, यानी कि राजस्व के क्षेत्र में दूसरा कोई शासन करे, और जो है जो शासन व्यवस्था के विषय बारे में कोई दूसरा कार्य करे, तो उसी को क्या कहते हैं, द्वैत शासन। और यहाँ आप देख सकते हैं
यानी कि इसने अवध को बफर स्टेट बनाया। अब आप यहाँ समझेंगे कि बफर स्टेट होता क्या है। इसने जो अवध को तो जो है बफर स्टेट बना दिया, लेकिन जो है बफर स्टेट होता क्या है, अगर कहीं आप देखें यहाँ जो है मैप में आप देख सकते हैं कि बफर स्टेट जो है यहाँ नेपाल को अगर कहीं देखें, ये भारत और चीन से घिरा हुआ देश है। यानी कि जब जैसे मान लीजिए आपके गांव में जो है खेत हैं, यानी कि सभी के गांव जो है सभी के खेत जो है सड़क के किनारे हैं और आपके खेत बीच में हैं, तो वो जो है मध्यवर्ती खेत हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मध्यवर्ती खेत। मतलब आप समझ सकते हैं कि बफर खेत, यानी कि आप यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो है मध्यवर्ती या बफर स्टेट जो है वो स्टेट होते हैं जो चारों तरफ से, यानी कि दो बड़े भूभाग यानी जो बड़े देशों से घिरे हों, उसे हम कहते हैं बफर स्टेट। यहाँ आप देख सकते हैं ये नेपाल जो बफर स्टेट है, यहाँ जो है भूटान बफर स्टेट है। तो इस प्रकार जो है बफर स्टेट अवध को, यहाँ आप देख सकते हैं अवध जो है यहाँ था और इसको जो है बफर स्टेट यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने बफर स्टेट घोषित कर दिया था। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, आई होप कि आप सभी बफर स्टेट के बारे में सामान्य जानकारी, यानी कि जो भी जानकारी इससे होती है उसको हम आपको दे चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप अगला गवर्नर जो आया बंगाल का गवर्नर, वो था वेरल्स था। इसके समय में यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके समय में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और यह आंग्ल मैसूर युद्ध जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, और इस समय जो ये युद्ध जो है मद्रास की संधि के बाद समाप्त हो गया। और यहाँ अगला जो है बंगाल का गवर्नर बना कार्टियर। इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आता है ये जो है आपको, लेकिन अगर कहीं आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है क्रम वाइज याद रख सकते हैं। अगला हमारा गवर्नर है, यानी कि आप देख सकते हैं अब जो है हम आपको बता चुके कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव था। और यहाँ देख सकते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। तो ये इसका जो है कार्यकाल 1772 से 1785 के बीच में था। अब इसके विषय में हम सामान्य जानकारी देख लेते हैं। इसने जो है यहाँ आप देख सकते हैं कलेक्टर के पद को जो है इसने ही बनाया। मदरसा की स्थापना इसने ही किया, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 के बीच चला वो इसी के समय में हुआ था। ये जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है पेशवा माधवराव और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में हुआ, और यह युद्ध जो है सालबाई की संधि से समाप्त हुई जो 1782 में हुई थी। और अगला जो है हमारा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है हैदर अली और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में हुआ, और यह युद्ध जो है 1784 में मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। इसने ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। और यहाँ देख सकते हैं द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इसने ही किया था। द्वैत शासन का अंत इसने किया, यानी जो द्वैत शासन का प्रारंभ जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, परंतु उसका अंत जो है वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और इसी के समय जो है बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। और यहाँ आप देख सकते हैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, यानी कि आपको बता दें कि बंगाल का गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये वारेन हेस्टिंग्स था। तो इस प्रकार आप याद इसको रख सकते हैं। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा, यानी कि अगला गवर्नर, यानी कि आप कह सकते हैं हम यहाँ पहले तो गवर्नर कहते थे, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इसका कार्यकाल जो है 1786 से 1793 के बीच था। और इस पिछले वाले में देख सकते हैं आप, पिछले वाले में इसी समय जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट और फिट्स इंडिया एक्ट भी आया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में। तो अगला हमारा गवर्नर जनरल है कॉर्नवालिस। 1786 से 1793 के बीच ये रहा।
और इसने ही जो है सिविल सेवा की स्थापना, यानी सिविल सेवा की स्थापना की, और इसी कारण इसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। पुलिस व्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। इसने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की, और जिसमें उच्च पद पर रहने वाले को कहते थे दरोगा। यहाँ अगला जो है पॉइंट हमारा, 1787 में कलेक्टरों को दीवानी अदालत का न्यायाधीश बनाया, यानी कि दीवानी वो होता है, दीवानी अदालत, जिसमें जो है पैसों से संबंधित केस जो है दर्ज होते हैं। और फौजदारी अदालतों को इसने समाप्त कर दिया। फौजदारी अदालतों में होता है मतलब वो केस आते हैं जो मारपीट से संबंधित होते हैं, और ये फौजदारी अदालतों को बंद करवा दिया। लगभग जो है 1790 से 92 के बीच में जो इसने फौजदारी अदालतों को बंद कर दिया। कॉर्नवालिस कोड इसने स्थापित किया, मतलब कॉर्नवालिस कोड को जो है बनाया, जिसमें जो है शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। ये 1793 में आया था। और जो है जमींदारों को पुलिस अधिकार से वंचित कर दिया। जो जमींदार थे उनको जो है पुलिस अधिकार से वंचित कर दिया। इसकी जो है ये जब 1805 में भारत आया तब इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु हुई, फिर उसके बाद जो है इसकी समाधि स्थल जो है गाजीपुर में, यहाँ आप देख सकते हैं इसकी समाधि स्थल गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। अगला गवर्नर जो है हमारा जो है जानशोर, जो पेपर की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रम के अनुसार से आप जान सकते हैं, ये 1793 से 98 के बीच था। तो अगला जो है हमारा पॉइंट, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, इसने ही अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को चलाया था। यानी कि आप देख सकते हैं जो है अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी, इसके विषय में हम जान लेते हैं। ये जो है देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में कॉर्नवालिस ने चलाया था। यानी कि अस्थाई बंदोबस्त की जो है ये व्यवस्था थी, इसको कॉर्नवालिस ने चलाया था। यह भारत के 19% भागों पर लागू थी। इसके अंतर्गत जो है आप देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और उत्तरी कर्नाटक, यहाँ से देख सकते हैं ये वाला भाग जो है पूरा आता था जो है अस्थाई बंदोबस्त के। और यहाँ देख सकते हैं आप उत्तरी जो है ये उत्तरी कर्नाटक का जो क्षेत्र है ये भी जो है अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने जो है इस व्यवस्था को लागू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है बम्बई, यहाँ आप देख सकते हैं बम्बई था, मद्रास था और असम था। यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है बम्बई, असम और मद्रास था। और यह जो है 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के वारामहल जिले से लागू हुई थी। यह ब्रिटिश भारत के, ये जो पूरा ब्रिटिश भारत था इसके अंतर्गत जो है मतलब लगभग 51% भाग पर ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। और अगली व्यवस्था आती है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था को जो है हाल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। और जो है ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली पर लागू था। यह जो है ब्रिटिश भारत के 19% मतलब लगभग 30% भागों पर लागू थी। जिसमें से आप देख सकते हैं, आपको इसको हम बता ही चुके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसमें आगरा और मथुरा आते हैं, पंजाब, दिल्ली, ये मतलब चारों पांचों क्षेत्र, ये जो पूरा पंजाब यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा पंजाब का एरिया था। यहाँ से मतलब पूरा पंजाब का एरिया था, जिसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी कुछ भाग आते थे। और आप इसको अगर कहीं याद करना चाहते हैं, याद करने का ट्रिक इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था में और जो है अस्थाई बंदोबस्त तो सभी को पता होगा कि इसको कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। लेकिन जो है महलवाड़ी व्यवस्था, अगर कहीं महलवाड़ी व्यवस्था को याद करना चाहें तो कि देखिए महलवाड़ी में पहले माँ आता है, फिर मैकेंजी में भी माँ आता है, तो इससे आप को रिलेट कर सकते हैं और मतलब याद कर सकते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था को मैकेंजी ने। जब आपको अस्थाई बंदोबस्त और महलवाड़ी पता चल गई तो आप रैयतवाड़ी को आराम से जो है गेस कर सकते हैं कि इसका कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो थे। तो आई होप कि आप सभी ये टॉपिक को समझ गए होंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है ब्लेजली।
इसे जो है बंगाल के शेर के नाम से भी जाना जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ब्लेजली ने ही की थी। ब्लेजली ने ही जो है सहायक संधि प्रणाली भारत में प्रचलित किया। सहायक संधि के जनक जो है सहायक संधि के जनक जो है डुप्ले को माना जाता है, फ्रांसिस डुप्ले। ये फ्रांस का एक गवर्नर था जो सहायक संधि का प्रयोग जो है सबसे पहले जो है यह मालदीव में किया, फिर उसके बाद भारत में भी किया था। लेकिन इसको जो है विस्तार जो है बेलेजली ने किया था। तो इसके सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत कितने राज्य आए, यानी कि ये जो है जब कोई राज्य हार जाता था तो उससे यह संधि कर लेता था, फिर उसके बाद जो है सहायक संधि कर लेता था कि अगर कहीं आप पर कोई आक्रमण होगा तो उसका मतलब हम उसको मेरे तरफ से मतलब जो सेना भेजी जाएगी और उससे युद्ध किया जाएगा। इस प्रकार की ये सहायक संधि थी। और यहाँ आप देख सकते हैं जो है इसने जो है सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत कितने राज्यों को अधिग्रहण कर लिया था। इसमें से देख सकते हैं आप जो है हैदराबाद जो 1798 में, ये पूछ लेता है कि सहायक संधि के अंतर्गत आने वाला पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद 1798 में। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ दूसरा था मैसूर, तीसरा तंजौर, फिर चौथा अवध। अवध को जो है यह कुशासन के आरोप पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया 1801 में। ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद पेशवा को 1801 में मिलाया, बरार के भोसले को 1803 में और सिंधिया को 1804 में मिला लिया। और इसके समय में जो है बसीन की संधि हुई, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध भी हुआ और इसने प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आई होप कि आप सभी जो है ब्लेजली के विषय में पूरी जानकारी ले चुके होंगे, मतलब मैं आपको दे दिया हूँ, आप जो है ले लीजिएगा। इसका कार्यकाल जो है 1798 से 1805 तक था। तो यहीं तक हम आज वीडियो को बनाते हैं, क्योंकि जो है टाइम ड्यूरेशन बहुत अधिक हो जा रहा है। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।